हेलो बच्चों बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मोशन है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा भी है। पहली बात ये करते हैं कि मोशन है स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर हम फिजिक्स में कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ते हैं हम बच्चों क्लास 11th में। क्लास 11th में जैसे आप जानते हैं कि फिजिक्स के सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और यूनिट के अंदर क्या आते हैं, चैप्टर्स आते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है तो किस में आता है, क्लास 11 में हम पढ़ते हैं। क्लास 11 में हम एक यूनिट पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो सीधे क्लास 11 में एक यूनिट होती है काइनेमेटिक्स, जिसे यूनिट सेकंड यूनिट बोलते हैं क्लास 11 में। तो काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर दो चैप्टर आप क्लास 11 में बच्चों पढ़ते हो। ठीक है, एक चैप्टर ये जिसका नाम लिखा है मोशन है स्ट्रेट लाइन। और मोशन या स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। बाकी वन डायमेंशन मोशन का क्या मतलब होता है इस चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे आगे बच्चों। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर जो आपकी सेकंड यूनिट है क्लास 11 की। ठीक है, यूनिट वन आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, इसमें फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट आता है। फिर यूनिट टू आपकी काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, एक चैप्टर ये जो है मोशन है स्ट्रेट लाइन। फिर आपका इसमें चैप्टर टू आता है मोशन अ प्लेन, जिसे टू डायमेंशन मोशन भी कहते हैं, इसको वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो भी काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, उसे हम मोशन अ प्लेन या टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। ठीक है ना। तो चैप्टर में अंदर जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक बार थोड़ा सा, हाँ, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग में, चैप्टर में जाने से पहले। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि रेस्ट क्या होता है ना। मोशन, रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये समझेंगे कि वन डायमेंशन मोशन क्या होती है, टू डायमेंशन मोशन क्या होती है, और थ्री डायमेंशन मोशन क्या होती है। तो 1D 2D एंड 3D मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की स्पीड क्या होती है ना। फिर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो स्पीड, वेलोसिटी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन की इक्वेशंस के बारे में, जैसे क्लास 9th में। और ऐसे टॉपिक आपने क्लास 9th में ही बच्चों पढ़े हैं। ठीक है, जैसे क्लास 9th में आप पढ़ते हो कि मोशन की तीन इक्वेशन होती हैं, लेकिन क्लास 11th में हम एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी जानते हैं। तो फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन की इक्वेशन, उनके डेरिवेशन करेंगे, कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। फिर बाद में इस चैप्टर में आगे जाकर आएगा आपके ग्राफ के टॉपिक। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। फिर पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फिर लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे एक रिलेटिव मोशन, जो एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, कॉम्पिटिटिव में इसके क्वेश्चन वगैरह काफी पूछे जाते हैं रिलेटिव मोशन के। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ पढ़ेंगे। और ऐसे जो मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक बोले, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, स्पीड, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़े। तो कहते हैं क्लास 11th का सिलेबस थोड़ा क्लास 9th के सिलेबस को टच करता है। तो चलिए बच्चों अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने कहा कि सबसे पहला टॉपिक, पहले तो ये समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो चैप्टर आता है आपका 11th में, एक यूनिट होती है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है, ठीक है, तो पहले काइनेमेटिक्स के बारे में समझते हैं, फिर रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स भी बच्चों एक फिजिक्स का एक यूनिट होती है, मैकेनिक्स उसके अंदर आती है। चलिए बात करते हैं पहले, सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स, और कहते भी क्लास 11th का जो सिलेबस है बच्चों, ज्यादातर सिलेबस आपका किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, क्लास 11th का जो सिलेबस है ना, 70 to 80% आपका सिलेबस अंडर मैकेनिक्स आता है। तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच, है ना, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन की स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स नोन एज क्या, मैकेनिक्स। और इसकी फिर तीन सब ब्रांचेस होती है, मैकेनिक्स को भी तीन सब ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो चलिए पहले मैं मैकेनिक्स का मतलब लिख दे रहा हूं, फिर एक बार बोल दे रहा हूं, मैंने क्या बोला, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन की स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो बोलते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स का मतलब है, इसे बोलते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics which deals with, which
deals with the study of which deals with the study of rest and motion is called mechanics. Is called मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन की स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। अब जैसे मैंने कहा कि मैकेनिक्स की भी 3 सब ब्रांचेस होती है, मतलब मैकेनिक्स भी फर्दर 3 सब ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, जो जिसके अंदर हमारा ये चैप्टर आता है, और फिर आता है डायनामिक्स। ठीक है, तो इसकी 3 क्या होती है, सब ब्रांचेस होती है। ठीक है ना, तो सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स क्या होती हैं, बात करते हैं सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स भी आगे 3 सब ब्रांचेस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, तो मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचेस होती हैं। क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, क्या मतलब है उनका समझना बच्चों। पहली ब्रांच होती है स्टैटिक्स, स्टैटिक, और स्टैटिक का मतलब भी बच्चे आप लोग जानते हो कि बच्चों स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो कहते हैं कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच, आप इसे मैकेनिक्स की ब्रांच भी बोल सकते हो, और ये सब कुछ फिजिक्स के अंदर, तो आप इसे फिजिक्स की ब्रांच भी कह सकते हो। चलो हम ऐसे बोल देते हैं कि हमने मैकेनिक्स के सब ब्रांच बोले, तो हम कहते हैं कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट की स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नोन एज स्टैटिक्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद दी, इसे बोलेंगे स्टैटिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की सब ब्रांच है ना, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बातें कर लेते हैं बच्चों। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद, branch of mechanics which deals with the study of rest, which deals with the study of rest, which deals with the study of rest is called, yeah, is known as, is called statics। ठीक है, तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट की स्टडी करेंगे क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाती है बच्चों। ठीक ना, चलिए फिर दूसरी सब ब्रांच की बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स के बाद फिर आती है सेकंड सब ब्रांच, स्टैटिक्स के बाद मैकेनिक्स की सेकंड ब्रांच आती है आपकी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और हमने कहा कि हमारा ये चैप्टर, इसका नेक्स्ट चैप्टर इसी ब्रांच के अंदर आता है बच्चों। कहा ना मैंने, है ना, कि काइनेमेटिक्स हमारे मोशन है स्ट्रेट लाइन, मोशन है प्लेन, इसी ब्रांच के अंदर आता है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, या फिजिक्स की ब्रांच कह सकते हैं, एक ही बात है। तो कहते हैं काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, या वो सब ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट की, सॉरी, हम जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट इट्स कॉज, मतलब हमें मोशन की स्टडी करनी है और मोशन के कॉज का अकाउंट नहीं रखना है। तो मोशन का कोई ना कोई कॉज होगा बच्चों, मोशन का कोई ना कोई कॉज होगा, लेकिन हमें मोशन के कॉज का अकाउंट नहीं बनाना है, बस हमें खाली मोशन देखनी है। तो क्या बोलते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ क्या, मैकेनिक्स विच डील्स विद दी, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। आपने कॉज ऑफ मोशन की हेडेक नहीं रखनी है, आपने बस खाली मोशन को देखना है। मोशन का कॉज क्या है, कुछ ना कुछ कॉज होगा मोशन का, लेकिन हमें उसका अकाउंट नहीं रखना है। ठीक है ना बच्चों, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब आप कह सकते हो मोशन विदाउट कॉज, मतलब मोशन विदाउट कॉज आपकी काइनेमेटिक्स, और मोशन विद कॉज डायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कह सकते हो। क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, branch of mechanics which deals with, which deals
with the study of, it deals with the study of motion. It deals with the study of motion without taking into account, without taking into account, without taking into account the cause of motion, without taking into account the cause of मोशन। मतलब आपने मोशन के कॉज का अकाउंट नहीं रखना है, खाली मोशन का अकाउंट रखना है। ठीक है, तो मैकेनिक्स की उस सब ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी काइनेमेटिक्स में हमारे मोशन है स्ट्रेट लाइन, मोशन है प्लेन, इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आती है तीसरी एक सब ब्रांच और होती है डायनामिक्स। ठीक है, चलिए डायनामिक्स की बात कर लेते हैं बच्चों। चलो डायनामिक्स को नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं कि डायनामिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर आती है तीसरी सब ब्रांच हमारी डायनामिक्स, है ना। मैकेनिक्स की तीसरी सब ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं? डायनामिक्स। डायनामिक्स तो कहते हैं कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच या वो सब ब्रांच जिसमें हम मोशन की भी स्टडी करेंगे और मोशन के कॉज का अकाउंट भी रखेंगे कि मोशन क्यों हो रही है, उसका अकाउंट भी आपने रखना है। ठीक है, और डायनेमिक्स वगैरह क्लास 11th, मतलब 11th में हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं बच्चों। डायनेमिक्स वगैरह हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जैसे बीएससी एमएससी वगैरह जो बीएससी करते हैं बच्चे। ठीक है, तो डायनेमिक्स वहां पढ़ाया जाता है। क्लास 11 12 में डायनेमिक्स हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? तो मैं बोल दे रहा हूं बच्चों, क्या बोलेंगे इसको? कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स बोल रहे हैं या फिजिक्स बोल रहे की मतलब है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। और इसमें आपने मोशन के अकाउंट का सॉरी कॉज का अकाउंट भी रखना है। ठीक है, क्यों हो रही है मोशन। तो क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ, ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की सब ब्रांच है, या फिजिक्स की ब्रांच भी कह सकते हो। सॉरी, क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, branch of mechanics which deals with the study of motion। इसमें भी हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, also taking into account the cause of motion, also taking into account the cause of motion। तो इसमें आपने मोशन के कॉज का अकाउंट भी रखना है बच्चों। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए एक बार फिर समझ लेते। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, क्योंकि हमने कहा देखो हमारे यूनिट का नाम काइनेमेटिक्स है, तो आपको पता होनी चाहिए काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, इसलिए मैंने बेसिक बात बताई। ठीक है, तो हमने कहा कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जिसमें हम रेस्ट एंड मोशन की स्टडी करते हैं। और फिर मैकेनिक्स की भी 3 सब ब्रांच हो जाती है। एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। ठीक है, स्टैटिक जिसमें हम रेस्ट की स्टडी करते हैं। फिर मैकेनिक्स की दूसरी सब ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स, है ना, जिसके बाद हम इन चैप्टर में कर रहे हैं, जिसमें हम मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन मोशन के कॉज का काउंट नहीं बनाएंगे। और तीसरी सब ब्रांच जैसे अभी आपने लिखी क्या, डायनामिक्स, जिसमें हम मोशन और उसके कॉज दोनों का काउंट रखेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायनामिक्स कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए होंगे तो काइनेमेटिक्स कहां आता है? तो फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर में हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी तरफ चलते हैं। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, और 3 डायमेंशन, इनकी बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि रेस्ट क्या होता है बच्चों ना, कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। रेस्ट, तो रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों?
रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि वो रेस्ट में, कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन में, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन में क्या क्या चीज मैटर करती है, पहले एक बार मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। तो कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, पहले समझना, मैं इस बात को फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। तो क्या बोलते हैं, रेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if its position do not changes on passing time। अगर कोई है ना, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाएगा, जब उसकी पोजीशन ऑन पासिंग टाइम चेंज नहीं होगी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। फिर बोलो, मैंने क्या बोला, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑन पासिंग टाइम, मतलब टाइम तो वही है ना, हम टाइम को रोक नहीं सकते, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है। तो टाइम पास होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, और मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेरे लिए चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूंगा, रेस्ट में। तो एक बार बोल देना लास्ट टाइम, तो क्या बोला हमने कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डू नॉट चेंजेस ऑन पासिंग टाइम। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसके लिए, है ना, किसी ऑब्जर्वर के लिए या अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम किस में बोलते हैं, रेस्ट में कहते हैं, ठीक है। अभी हम रेस्ट के बाद मोशन की बात करेंगे, फिर आप इसको ऑब्जर्वर और सराउंडिंग का क्या मतलब उसको और अच्छे से समझोगे, ठीक है। पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूं, तो क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा एन ऑब्जेक्ट इज set to be in rest, an object is set to be in rest if its position do not changes, if its position do not changes, sorry, if its position do not changes on passing time, टाइम पास होता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है बच्चों विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ऐसे बोलिए, विद रेस्पेक्ट to an observer, with respect to an observer or with respect to its surrounding, और आप ऑब्जर्वर भी कह सकते हो या अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कह सकते हो, with respect to an observer और with respect to its surroundings, with respect to its surroundings, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। चलो, सराउंडिंग ऑब्जर्वर का क्या मतलब है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मान लो कोई भी चीज मेरे सामने रखी है, मान लो मैंने एक टेबल के ऊपर बुक रखी है और मैं उस बुक को, ठीक है ना, मैं भी एक जगह पर खड़ा हूं और बुक एक टेबल पर रखी है और मैं बुक को देख रहा हूं। मान लो मैं बुक को, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक बुक को देखता रहा और बुक की पोजीशन, है ना, मैं ऑब्जर्वर हूं और मेरे लिए चेंज नहीं हो रही, तो बुक मेरे लिए किस में, रेस्ट में। या चलो, ये तो ऑब्जर्वर की बात हो गई कि कोई देख रहा है, और देखने वाले के लिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, टाइम पास होते जा रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी ऑब्जर्वर के लिए, तो उस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अब बात आई सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक रूम है, अब कोई ऑब्जर्वर नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कोई रूम है, मान लो एक रूम में किसी कॉर्नर पे, जैसे मान लो कॉर्नर में, जैसे मान लो कि आपके घर में बहुत चीजें होती है, जैसे मान लीजिए एक कॉर्नर में आपका एक फ्रिज रखा है, ठीक है ना, ये एक टीवी लगा है किसी वॉल पे टीवी, ठीक है ना, तो आप टीवी देख रहे थे, ठीक है ना, तो एक वॉल पे आपका फिक्स्ड है, फिर आप उठकर चले गए, ठीक है ना, और मान लीजिए 5 मिनट के बाद आए और आपने देखा कि टीवी जिस वॉल पे लगा था उसी वॉल पे लगा। इसका मतलब जब मैं गया तो मेरे पीछे उस टीवी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैंने जिस वॉल पर उसको देखा था, क्योंकि मैं उसकी पोजीशन कैसे पहचान रहा हूं, ठीक है ना, रूम को देखकर पहचान रहा हूं कि रूम में एक पर्टिकुलर वॉल पे टीवी लगा है, और जब मैं वापस आया तो टीवी उसी वॉल पे मुझे दिखा, तो इसका मतलब उस टीवी की पोजीशन
जब मैं गया, ठीक है, तो सराउंडिंग थी और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई, तो टी भी है ना, मैं गया और जब तक आया मेरे पीछे किस में रहा, रेस्ट में रहा, क्योंकि उसकी पोजीशन में देख रहा हूं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई। ठीक है ना, ठीक है, अभी इसको मोशन से भी अच्छे से और समझोगे बच्चों, ठीक है, सराउंडिंग का मतलब और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर या अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस में है, इसका मतलब रेस्ट में। ठीक है, और रेस्ट का अपोजिट होता है मोशन। ठीक है, और फिर आगे समझेंगे कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कौन है, इस बात को आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए रेस्ट, तो हमने कहा देखो रेस्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में, और अगर यही पोजीशन किसी ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है ऑन पासिंग टाइम, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो फिर रेस्ट का अपोजिट हो जाता है बच्चों मोशन। अगर ऐसा होगा तो मोशन और ऐसा नहीं होगा, सॉरी ऐसा है तो रेस्ट और ऐसा नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो रेस्ट है, और पोजीशन अगर चेंज हो गई तो मोशन है। ठीक है, चलिए तो क्या बोलेंगे, तो जो आपने बोला है ना, आपने बोला डू नॉट चेंज, अब डू नॉट चेंज की जगह चेंज आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, इफ इट्स पोजीशन चेंज ऑन पासिंग टाइम। टाइम भी क्या हो रहा है, टाइम तो हमेशा पास होते हैं, मतलब टाइम तो एक वेरिएबल क्वांटिटी, हमेशा टाइम वेरी करता है। ठीक है, तो अगर टाइम आपका क्या हो रहा है, पास होते जा रहे हैं, और मान लो मैं ऑब्जर्वर और किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और उसकी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, तो इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मैं बोल दे रहा हूं एक बार डेफिनेशन में लिख दूंगा, क्या बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन changes on passing time with respect to an observer or with respect to its surrounding, that is said to be in motion। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले बच्चों, फिर इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा जिससे आपको रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion, an object is said to be in motion, object is said to be in motion if its position changes, if its position changes on passing time, मतलब टाइम के साथ साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है ऑन पासिंग टाइम, और ये पोजीशन चेंज हो रही है, कौन बता रहा है, कोई ऑब्जर्वर बता रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है, सराउंडिंग को देखकर पोजीशन का पता लग रहा है। विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक बच्चों, और विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यहां पर भी सराउंडिंग्स कर लीजिए। ठीक है ना, तो रेस्ट का उल्टा क्या है, मोशन है। ठीक है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैं रोड में खड़ा हूं और रोड में, ठीक है, ट्रैफिक चल रहा है, बाइक जा रही है, कार जा रही है, रिक्शा जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, और मैं रोड में साइड में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने से ट्रैफिक क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं कार को देख रहा हूं, ठीक है, जैसे कार इतनी दूर थी, हल्के हल्के मेरे पास आई, फिर मुझे क्रॉस करके आगे चली गई, तो उस कार की पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कार किस में, मोशन में। या अब सराउंडिंग की बात करते हैं, है ना, सराउंडिंग की बात कर लेते हैं कि सराउंडिंग का क्या मतलब है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए घर में जैसे कोई चीज रखी है, जैसे मान लो घर में किसी कॉर्नर में मेरे फ्रिज रखा है, ठीक है ना, मैंने देखा कि घर में एक कॉर्नर में फ्रिज था। ठीक है, और मान लो मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया और जब घर में वापस आया तो मैंने देखा कि वो फ्रिज उस कॉर्नर से हटकर किसी दूसरे कॉर्नर में रखा है। ठीक है, तो मैं घर में आया और मैंने पूछा कि भाई फ्रिज को किसने मूव किया, है ना, मैं पूछूंगा घर में कि भाई फ्रिज को किसने मूव किया, तो मैंने कैसे पता कि फ्रिज मूव हुआ, क्या देख के, सराउंडिंग को देखकर ना, कि मैंने देखा कि जब मैं गया था तो वो मान लो कि लेफ्ट कॉर्नर में रखा था और जब मैं वापस आया तो वो राइट कॉर्नर में रखा था। तो मैंने कैसे पहचाना कि फ्रिज मूव हुआ, सराउंडिंग को देख के ना, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हुई।
तो मैंने पूछा कि जब मैं गया तो किसने फ्रिज को मूव किया, ठीक है, तो फ्रिज मूव हुआ कैसे पता लगा, सराउंडिंग को देखकर। और अगर मान लो कि फ्रिज जहां मैं छोड़ के गया था वहीं पर मिलेगा, तो इसका मतलब किसी ने पीछे मेरे मूव नहीं किया, वो रेस्ट में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो क्या होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा और ऑब्जर्वर नहीं होगा, तो हम सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था या ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक बच्चों, ऐसे कह सकते हो। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि सराउंडिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि रेस्ट में कि मोशन में। हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट आपके लिए रेस्ट में और किसी दूसरे के लिए किस में हो, मोशन में। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, मतलब एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो इस बात को मैं थोड़ा हेडिंग करके एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं बच्चा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कैसे, इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। और एक चीज और भी कही जाती है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेस्ट में है ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट क्या है, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर ही रहा है। चलो अभी समझते हैं इस बात को, है ना। क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, वो हर ऑब्जेक्ट है ना किसी के लिए मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता कि प्योर रेस्ट में नहीं है बच्चों। चलो इस बात को समझते हैं, पहली बात समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव का क्या मतलब है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चों के एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कि मोशन में, ठीक है, कि हो सकता है आपके लिए रेस्ट में और किसी दूसरे के लिए क्या हो, मोशन में हो। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल बता दो, इसको एग्जाम्पल समझना, ऐसे कोई लिखने का टॉपिक नहीं है। जैसे मान लीजिए हम रोड में चलते हैं, मान लो कि मैं बाइक चला रहा हूँ या स्कूटी चला रहा हूँ, ठीक है, टू व्हीलर चला रहा हूँ, ठीक है। और जब हम टू व्हीलर चलाते हैं तो हम जब रोड को देखते हैं ना नीचे, तो लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, रोड क्या हो रही है, पीछे को जा रही है। जब आप रोड को देखते हो ना नीचे, तो लगता है कि हम तो आगे जा रहे हैं और रोड क्या जा रही है, पीछे जा रही है। तो क्या रोड एक्चुअली मूव कर रही है? मान लीजिए एक आदमी है जो रोड के ऊपर खड़ा है, जो रोड पे स्टैंड कर रहे हैं, और मैं रोड में बाइक चला रहा हूं, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वर जो रोड के ऊपर खड़ा है वो रोड को देख रहा है, तो उसके लिए तो रोड रेस्ट में है ना। लेकिन मेरे लिए, मैं दूसरा ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो रोड के ऊपर खड़ा है उसके लिए रोड रेस्ट में, और मान लीजिए मैं बाइक से रोड पे जा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं आगे जा रहा हूं, और जब मैं रोड को नीचे देखता हूं तो लगता है कि रोड पीछे को जा रही है। तो मेरे लिए रोड क्या है, मोशन में, क्योंकि है ना रोड की पोजीशन मेरे लिए चेंज हो रही है और मेरी पोजीशन रोड के लिए चेंज हो रही है, ठीक है। तो मेरे लिए तो रोड किस में है, मोशन में, लेकिन वो आदमी जो रोड के ऊपर खड़ा है उसके लिए रोड किस में, रेस्ट, ठीक ना। या क्या होता है, ऐसे देखते हो ना आप रोड साइड, जैसे पोल लगे हैं, ट्रीज लगे होते हैं, मकान बने होते हैं, जो आप चल रहे होते हो, है ना। जब आप चल रहे थे रोड के ऊपर, आप बाइक, कार, कुछ भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर चला रहे, तो हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और सब कुछ हमारे पीछे जा रहे हैं। पोल आ रहे हैं वो पीछे को जा रहे हैं, मकान है वो पीछे को जा रहे हैं, ठीक है। सर रोड की बात एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो भी क्या हो रहा है, और कोई आदमी रोड में खड़ा है, वो किसी मकान को देख रहा है, तो उसके लिए वो मकान रेस्ट में है। लेकिन मैं अगर क्या हूं, है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर में जा रहा हूं, तो मेरे लिए मकान किस में है, मैं आगे जा रहा हूं, तो लग रहा है मुझे मकान पीछे को जा रहा है। तो मकान की पोजीशन मेरे लिए चेंज हो रही है, तो वो मकान मेरे लिए किसमें है, मोशन में, और बाकी जो रोड में खड़े होकर उसको देख रहा है वो उसके लिए रेस्ट में, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल है, जहां आप देखते हो कि एक ही चीज किसी के लिए रेस्ट में, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है ना। और बहुत से एग्जाम्पल है, ऐसे होता है कि मान लो एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, मान ली, जैसे एक प्लेटफॉर्म है ना, जैसे आप मान लो किसी को सी ऑफ करने गए हो, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर, ऐसे बनाओ रफ डायग्राम बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी है, मान लीजिए जैसे ट्रेन का एक डिब्बा बनाए तो मैं, ट्रेन खड़ी है, डिब्बा है ट्रेन का, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक आदमी है, जैसे मान लो ये आप हो, जैसे आप किसी को ट्रेन में सी ऑफ करने आए हो, अभी ट्रेन किस में है, रेस्ट में, और दो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं, एक आदमी है बी, है ना, ये आपके रिलेटिव्स हैं, और एक है सी,
ठीक है ना। जैसे मान लिया आप हो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ये ट्रेन है और ट्रेन में दो लोग बैठे है ना, आमने सामने सीट पर बैठे, बी और सी बैठे, ठीक है ना, और अभी ट्रेन रेस्ट में और सब आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस ए के लिए बी भी रेस्ट में है, सी भी रेस्ट में है, क्योंकि अभी ट्रेन रेस्ट में तो कोई मूव करते हुए नहीं दिख रहे। और इस बी और सी के लिए ए भी किसमें रेस्ट में, ये सब एक दूसरे के लिए किसमें रेस्ट में। बी और सी ए को देख रहे हैं है ना, तो ए बी और सी के लिए रेस्ट में है। सिमिलरली ए बी और सी को देख रहा है तो वो भी उसके लिए रेस्ट में। सडनली मान लो क्या होता है, ट्रेन चलने लगती है बच्चों, सडनली ट्रेन स्टार्ट मूविंग, हल्के हल्के स्लोली स्लोली ट्रेन क्या करने लगती है, मूव करने लगती है, ठीक है। अब हम इनको सी ऑफ कर रहे हैं तो क्या होता है देखो, चलिए पहले बात करते हैं बी की, है ना। बी के सामने कौन है, सी है। तो देखिए अब ट्रेन चलने लगी तो ए के लिए तो बी किस में आ गया, मोशन में आ गया, भाई आगे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो ए के लिए बी किस में है, मोशन में, लेकिन उसका जो फेलो पैसेंजर है ना, ये फेलो रिलेटिव है उसका, मान लो सामने बैठा है ये पैसेंजर है, ठीक है। सी के लिए बी सामने बैठा है उसके, तो देखिए सी के लिए तो बी किस में है, रेस्ट में, लेकिन ए के लिए बी किस में है, मोशन। तो देखिए बी मोशन में भी, बी रेस्ट में भी है, ए के लिए मोशन में और सी के लिए रेस्ट में। सिमिलरली सी बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में और ए के लिए किस में है, मोशन में, और ए इन दोनों के लिए किस में है, मोशन में, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे रेस्ट में। भाई ए कहीं खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। जैसे बी और सी के लिए ए किस में है, मोशन में, कि वो आगे जा रहे, उनको लग रहा है कि ए पीछे को जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए किस में है, रेस्ट में, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में किसी एक के लिए रेस्ट में और दूसरे के लिए किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। और फिर एक बात मैंने बोली थी बच्चों कि मानते कोई भी चीज प्योर रेस्ट में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि अर्थ की बात करें, भाई हम तो अर्थ पे रहते तो हर चीज अर्थ है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं क्या, लेकिन ग्राउंड रेस्ट में है बच्चों, है ना। कहते हैं ना पूरी यूनिवर्स में हर चीज क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर हम पूरे यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में देखें तो कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है। जैसे हमारी अर्थ में जो भी चीज है, ठीक ना, और अर्थ हमारी मूव कर रही है, तो अगर हम, ठीक है, हम क्या करें, अर्थ के बाहर चले जाएं और अर्थ को देखें, ठीक है ना, तो क्या है, अर्थ हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट सभी मूव कर रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पर है वो रेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो, ठीक है, अगर हम अर्थ के बाहर चले जाए देखें तो अर्थ हमारी मूव करिए, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ में मूव ही कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी चीज जो कहते हैं ना पूरा यूनिवर्स मूव कर रहे हैं, तो कोई भी चीज प्योर रेस्ट में नहीं है, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में वो चीज मोशन में जरूर है बच्चों, ठीक है ना। तो बात समझ गए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, लेकिन हम किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई चीज रेस्ट में नहीं है वैसे देखा जाए, ठीक है। तो इस बात से समझ गए हो बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक टॉपिक आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलो उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो 90% बच्चे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हैं कि छोटा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो साइज में बहुत छोटा हो, ऐसा नहीं है। जो ऑब्जेक्ट साइज में बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते उन्हें जनरली हम पार्टिकल्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट को या जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं उनको, उन जनरली हम उनको पार्टिकल कहते हैं। ये हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम ये बात कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि जिसका साइज पॉइंट के बराबर हो, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, मोर और लेस हो सकती डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। अब वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, ठीक है। तो कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर्ड की, अगर वो डिस्टेंस उसके अपने साइज के कंपेरेटिवली बहुत लार्ज है, फिर बोला मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग मोशन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन को डिस्टेंस कवर करेगा, अगर वो डिस्टेंस उसके ओन साइज से, उस ऑब्जेक्ट के ओन साइज से बहुत लार्ज है,
तो उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे मान ली कार है, एक कार चली और 10 मीटर चल के रुक गई, ठीक है, 10 मीटर चल के रुक गई, तो क्या कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे? नहीं, क्योंकि 10 भाई 2 3 4 मीटर की तो कार ही होती है। अगर एक 4 मीटर की कार 10 मीटर चलेगी तो क्या 10 मीटर उसके साइज से बहुत ज्यादा हुआ? नहीं हुआ। तो उस रेस्पेक्ट में कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही कार मान लीजिए 100 किलोमीटर चली जाती है, कार को हम 100 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो फिर 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उस कार के अपने साइज से बहुत ज्यादा है, तो उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कार को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस कवर करे और वो डिस्टेंस उसके अपने साइज से बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसमें बहुत बड़े ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, हम कहते हैं हमारी अर्थ, भाई हम जानते हैं कि अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे भी घूमती है, और जिससे हमारा डे कंप्लीट होता है, और अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है जिससे हमारा ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं सन के अराउंड की बात कर रहा हूं, तो कहते हैं कि जब है ना अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे 365 डेज लगते हैं, और ये डिस्टेंस एक लार्ज डिस्टेंस होती है, तो 365 डेज में एक डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो एक लार्ज डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो सन के अराउंड अर्थ को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक लार्ज डिस्टेंस कवर करती है हमारी अर्थ, और उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अर्थ भी क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं, ठीक है, आप समझ गए हो, एग्जाम्पल तो आप बना ही लोगे बच्चों। तो क्या बोलते हैं? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर a distance which is very large as compared to its own size, then it is said to be a point object. ये ऐसे भी हो सकते हैं, an object is said to be a point object if it cover a distance which is very large as compared to its own size. ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं 11th वगैरह में। तो क्या बोलते हैं? an object is said to be an object is said to be a point object. An object is said to be a point object an object is said to be a point object if it cover या ट्रेवर्स बोल सकते हो, कवर बोल सकते हो, if it cover a large distance, if it cover a distance, ऐसे बोल लो, if it cover a distance which is very large, if it cover a distance which is very large as compared to its own size, which is very large as compared to its own size, as compared to its own size, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए है ना, इसमें आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब एक बाइसिकल चला रहे हो, और एक बाइसिकल से आपने मान लीजिए 5 किलोमीटर बाइसिकल चला दी, तो 5 किलोमीटर एक बाइसिकल के साइज से बहुत बड़ी डिस्टेंस है, ठीक है। तो बाइसिकल उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। या मान लो हम वॉक कर रहे हैं, और मान लो हम लोग 2 या 3 4 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमारे साइज से एक बड़ी डिस्टेंस है, तो हम उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ये है बच्चों, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब छोटे ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉइंट सुन के समझते हैं एक छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे हमने कहा कि अभी इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक हैं, जैसे आज तो हमने थोड़ा बेसिक अभी टॉपिक की बात की है ना, ठीक है ना। अभी ठीक है, तो हमने कहा थोड़ा पहले, चलो पहला टॉपिक है, थोड़ा सा पहला लेक्चर है, थोड़ा सा है ना, इतना ही हम लोग करते हैं बच्चों डिस्कस। फिर इसके बाद हमारे टॉपिक आएंगे बच्चों किसके, तो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि 1 डायमेंशन मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, है ना। तो इसी से आपके बेसिक बनेंगे कि ये बेसिक आपको इस पूरे मतलब क्लास 11 के आगे भी मैकेनिक्स में काम आएंगे, ठीक बच्चों।
तो आज का लेक्चर बच्चों हम पहला लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखे हैं, तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं। पहले आप आज बेसिक बातें थोड़ा समझना, ठीक है। फिर लेक्चर 2 में हम, इसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा टॉपिक है वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन। जैसे मैंने कहा ये जो चैप्टर है मोशन है स्ट्रेट लाइन को वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। तो कब वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं, कब टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं, कब थ्री डायमेंशन मोशन, और कैसे पहचानते हैं कि वन डायमेंशन मोशन है, टू डायमेंशन मोशन है, थ्री डायमेंशन मोशन है, तो उसके बहुत से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अगले अगले लेक्चर में हम वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन डिस्कस करेंगे। फिर स्पीड को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी। तो अगले लेक्चर में हम जितने मैक्सिमम टॉपिक हो पाएंगे बच्चों अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज पहला लेक्चर था तो हमने कहा चलो बेसिक बेसिक बातें थोड़ी सी आज कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लेक्चर लंबा नहीं कर रहे हैं आज के लेक्चर को, अगले लेक्चर में थोड़ा बड़ा लेक्चर भी बड़ा करेंगे और ज्यादा टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा बेसिक बातें थोड़ा एक बार देखना बच्चों, ठीक बच्चों। और आपको अगर बच्चों ये लेक्चर पसंद आते हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, इन लेक्चर्स को शेयर करो। और आप लोग को पसंद है लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। 11th वाले बच्चे हों या जो जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उनको भी, है ना बच्चे, शेयर कर सकते हो। चलो बच्चों ठीक है, तो हम जल्दी, है ना, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज थोड़ा पहले बेसिक बातें पढ़ लो, फिर अगले लेक्चर में काफी से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है।